हेलो एवरीवन। इससे पूर्व जो है हमने कार्बनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले जो ऊर्जा परिवर्तन है उन ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कि जो अभिक्रिया के दौरान जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। यानी कि जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है वो एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन पर निर्भर करता है। इस समीकरण के द्वारा जो है हम किसी भी अभिक्रिया की जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि अमुक कंडीशन में कोई अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, या अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी, इसका जो आकलन है वो आसानी से किया जा सकता है। आज हम उन्हीं ऊर्जा परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस ऊर्जा परिवर्तन किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको हम किस तरह से एक आरेख के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और जिन आरेखों के द्वारा हम अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम ऊर्जा आरेख चित्र कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों से उत्पादों के बनने के दौरान ऊर्जा परिवर्तन को हम ऊर्जा आरेख चित्र की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। ऊर्जा आरेख चित्र में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की ऊर्जा को अभिक्रिया की प्रगति यानी कि अभिक्रिया जो है कितनी संपन्न हुई है उसके विरुद्ध आलेखित किया जाता है। इसके अलावा अभिकारकों या उत्पाद जो भी स्पीशीज इसमें भाग लेती है बनती है उनकी अभिक्रिया की प्रगति के दौरान उनकी ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके द्वारा जो है हम उसको इस आरेख में व्यक्त करते हैं। ये जो आरेख है इन आरेख को हम एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लिया कोई रिएक्टेंट R है वो प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है, तो इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उस ऊर्जा परिवर्तन को हम एक आरेख के द्वारा जो है आसानी से समझा सकते हैं। और इस ऊर्जा परिवर्तन को हम जो है एक एक्सिस पर अभिक्रिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेते हैं और दूसरे पर जो है ऊर्जा एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। प्रारंभ में हम जानते हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं उन रिएक्टेंट्स की ऊर्जा कम है, यानी कि ये R दिखाया गया है, ये इसकी एनर्जी लेवल है, ठीक है। और ये जो है दूसरा जो है प्रोडक्ट की एनर्जी दिखाई गई है। ये जो ऊर्जा आरेख चित्र है इस ऊर्जा आरेख चित्र से हम ये बता पा रहे हैं कि यदि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है या बदलता है तो उसको जो है इस संक्रमण जो अवस्था है ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा। यानी कि एक ये जो एनर्जी बैरियर है इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो जब रिएक्टेंट जो है इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाता है तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये ऊर्जा अवरोध है। जब तक रिएक्टेंट को इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी इस एनर्जी बैरियर के बराबर तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं बदलता है। और जो ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम होती है और वो तुरंत ही जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्जा आरेख चित्र है जो अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों की जो एनर्जी है उसको व्यक्त कर रहा है। अब हम जो है ये जो अभिक्रिया है वो एक ही पद में संपन्न हो रही है, यानी कि अभिकारक जो है सीधा उत्पाद में बदल रहा है। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है उनमें दो क्रमागत संक्रमण अवस्थाओं के मध्य एक अपेक्षाकृत स्थायी मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है। अगर अभिक्रिया जो है दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उनमें जो दो क्रमागत जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं उनके बीच में तुलनात्मक रूप से स्थायी जो है मध्यवर्ती, तुलनात्मक रूप से स्थायी मतलब यह है कि जो मध्यवर्ती जो होता है वो संक्रमण अवस्थाओं की तुलना में उसकी ऊर्जा कम होती है, और लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तुलना में मध्यवर्ती की ऊर्जा अधिक होती है और वो अस्थायी होता है।
जिस विशेष परिस्थितियों में प्रायोगिक रूप से हम किसे यानी कि मध्यवर्ती जो होता है उसे हम विशेष परिस्थितियों में प्रायोगिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है तो उसमें एक मध्यवर्ती बनेगा और दो जो है संक्रमण अवस्थाएं उसमें पाई जाती है। जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया है AB प्लस D, यानी कि A और B आपस में क्रिया करके D बना रहे हैं। यदि ये अभिक्रिया दो पदों में हो रही है, प्रथम पद में क्या है A और B मिलकर के C बनाते हैं और C जो है फिर D में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात यहाँ जो C है वो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम जो है एक ऊर्जा आरेख चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। इस अभिक्रिया के ऊर्जा आरेख चित्र को हम देखें तो यदि हम इसमें अभिकारकों, उत्पादों, मध्यवर्ती और ट्रांजिशन जो स्टेट है उनको अभिक्रिया की प्रगति और एनर्जी जो बैरियर है उनके विरुद्ध यदि हम आलेखित करते हैं तो हम पाएंगे कि इस अभिक्रिया क्योंकि दो पदों में संपन्न हो रही है तो दो ट्रांजिशन स्टेट है, एक है TS1 और एक है TS2 और इन दोनों के मध्य तुलनात्मक रूप से स्थायी जो मध्यवर्ती है C पाया जा रहा है। यदि पहले A और B आपस में क्रिया करके ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनाएंगे जो C में चेंज हो जाएगी और ये C जो है फिर दूसरी संक्रमण अवस्था में जाएगा और उससे जो है फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें D प्राप्त होता है। इसी जो अभिक्रिया है दो पदों में संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया है उसको हम SN1 अभिक्रिया SN जो अभिक्रिया का उदाहरण लेकर के भी समझ सकते हैं। यानी कि जो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड जो है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, यदि हम इसका जलगठन करवाते हैं तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। ये एक SN1 अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें क्या होता है कि पहले तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड जो है उसका अपघटन होता है और इससे जो है कार्बोकैटायन बनता है। यानी कि प्रथम पद में जो है ये कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड जो है उसका अपघटन होने से हमें तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। दूसरे पद में जो है नाभिक स्नेही यानी कि OH- का जो है इस पर आक्रमण होता है और इससे जो है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये दो पदों में संपन्न हो रही है। तो जैसा हमने जो है इससे पूर्व पढ़ा है कि क्योंकि अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हो रही है तो पहले जो पद है उसमें क्या होगा कि तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड जो है वो प्रथम ट्रांजिशन स्टेट TS1 में जाएगा और वो फिर किस में यानी कि फिर चेंज होगा इंटरमीडिएट तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, वो फिर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा और फिर चेंज होगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल में। तो इसको हम जो है इस आरेख के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम देखेंगे तो प्रारंभ में जो है अभिकारक हैं CH3CX और H2, इनकी ऊर्जा दिखाई गई है। अब ये जो है आपस में क्रिया करेंगे और करने से हमें जो है पहली ट्रांजिशन स्टेट TS1 प्राप्त होती है जो फिर किस में बदल जाएगी, प्रथम पद में मध्यवर्ती तृतीयक कार्बोकैटायन में चेंज हो जाती है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन फिर जो है दूसरे पद में फिर इस पर जो है नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा और इससे जो है दूसरी ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगी TS2 और ये चेंज हो जाएगा आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल में। इन अभिक्रियाओं को या इन ऊर्जा चित्र जो ऊर्जा आरेख जो चित्र है इनको देखने से इससे पूर्व भी हमने जो है एक पद वाली अभिक्रिया में देखा और हमने ये पाया था कि ये जो अभिक्रिया है इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका मतलब है कि संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान एनर्जी जो है मुक्त होती है, अर्थात ये जो है आपके ऊष्माक्षेपी जो है अभिक्रिया को व्यक्त करता है। इसके विपरीत यदि रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट की एनर्जी अधिक हो तो उस स्थिति में ऊर्जा का अवशोषण होगा और ऊर्जा का यदि अवशोषण होगा तो वो जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया को व्यक्त करेगा। यहाँ पर जो है दो पद वाली जो अभिक्रिया है उसमें भी जो है A B की तुलना में
डी की जो एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये भी किसको व्यक्त कर रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को व्यक्त कर रही है। और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या रहेगा आपका, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। जो SN1 अभिक्रिया हमने तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड और के जलावठन को हमने देखा, उसमें भी हमने ये पाया कि जो कार्बोकैटायन है, जो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है, उनकी एनर्जी अधिक यानी कि रिएक्टेंट की अधिक, और इनकी जो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल और इसकी एनर्जी में कमी हो रही है। इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, या अभिक्रिया के दौरान डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। तो हमने जो है ये पाया कि अब कोई भी अभिक्रिया जितने पदों में संपन्न होती है उतनी ही उसकी जो है ट्रांजिशन स्टेट होती है। एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए संक्रमण अवस्था एक, लेकिन मध्यवर्ती 0, यानी कि उसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। लेकिन 2 पद में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसके लिए जो है ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 2 है। इसके विपरीत उसमें जो मध्यवर्तियों की जो संख्या है वो 1 है। तो इससे हम एक सामान्य निष्कर्ष पर ये पहुंच सकते हैं कि अभिक्रिया जितने पदों में संपन्न होती है उसमें उतने ही जो है मतलब संक्रमण अवस्थाएं होती हैं, और जितनी संक्रमण अवस्थाएं होती है या जितने पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है उससे 1 कम जो है वो मध्यवर्ती की संख्या पाई जाती है। तो इस ऊर्जा चित्र आरेख जो हमने पढ़े वो अभिक्रिया की प्रगति और अभिकारक या उत्पादों की एनर्जी के बदले है कि जैसे जैसे अभिक्रिया प्रोग्रेस करती है तो उनकी एनर्जी में किस तरह से परिवर्तन होता है। और ये जो है अभिक्रिया के ऊर्जा परिवर्तन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देते हैं, और कौन कौन सी संक्रमण क्रिया विधि जो है उसके बारे में भी हमें इसके बारे में पता हो जाता है। तो ऊर्जा चित्र आरेख के बारे में इतना ही। इसके बाद में जो है हम इसी जो अध्याय यूनिट जो है उसमें हम कोई जो कार्बनिक जो अभिक्रियाएं हैं उन कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को जो है हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उस क्रियाविधि को ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।